Good afternoon, everybody. Myself, Dr. Virendra Unnakar, HOD and Professor in Balrog Department, Bharati Ayurvedic Medical College, Durg. Today we'll discuss two important topics. One is malaria and another is hepatitis. Okay, or viral jaundice, viral hepatitis. Okay, we'll start with malaria. Malaria is a disease caused by Plasmodium parasite transmitted by the bite of infected Anopheles mosquito. Okay, मलेरिया एक ऐसा डिसीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के थ्रू ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिलस मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो है उसके बाइट की वजह से मलेरिया होता है ओके डिसीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिलस मॉस्किटो ठीक है चिल्ड्रन आर द वर्स्ट अफेक्टेड स्पेशली चिल्ड्रन एज 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स इसमें जनरली चिल्ड्रन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स के बीच के in parts of the world where malaria is endemic, it may cause as many as 10% of all deaths in children. ये थोड़ा क्रिटिकल डिसीज है इसमें 10% ऑफ डेथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया का एंडेमिक है वहाँ पे 10% डेथ देखी जाती है कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप वेरी रैपिडली मलेरिया अगर रैपिडली अगर क्विकली ट्रीट नहीं किया गया है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रैपिडली डेवलप होते हैं कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप वेरी रैपिडली द सिम्टम्स ऑफन डिफर फ्रॉम दोज इन एडल्ट्स इनके जो सिम्टम्स है एडल्ट्स में और बच्चों में वो थोड़े डिफर करते हैं एंड इन एनी फेब्राइल इलनेस मलेरिया शुड बी सस्पेक्टेड इफ द चाइल्ड हैज़ बीन एक्सपोज अगर बच्चा मलेरिया इसमें अगर एक्सपोज होता है जैसे जहाँ मलेरिया के पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं जहाँ मॉस्किटो ज़्यादा है तो हमें अगर सिम्टम्स मिलते हैं फीवर मिलता है फीवर भी चिल रहता है तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मलेरिया हो सकता है जैसे because of plasmodial and mosquito resistance to the drugs and insecticide the danger of malaria has worsened and the disease is now a major global problem अभी आजकल जो मलेरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट हुआ है जैसे बहुत से ड्रग इसमें इफेक्ट नहीं करते उस वजह से ये थोड़ा सा और वर्स वर्स इसमें पाया गया है डिसीज जैसे ठीक है नाउ पॉजिटिव एजेंट्स मलेरिया के कौन से पॉजिटिव एजेंट्स हैं मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम स्पेसिस मैंने जैसे कि पहले बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पेसिस से होता है जैसे विच आर प्रोटोजोअल ब्लड पैरासाइट्स ये जो है ये ब्लड पैरासाइट्स है प्रोटोजोअल द फॉलोइंग फोर स्पेसिस कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस ह्यूमन में जो इन्फेक्ट करते हैं वो चार स्पेसिस ये है जैसे स्पेसीज है फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ओके फोर स्पेसीज कॉज करते हैं ह्यूमन में मलेरिया उससे फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सेकंड इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम थर्ड इज प्लाज्मोडियम मलेरी एंड फोर्थ इज प्लाज्मोडियम ओवेल ठीक है चार टाइप्स है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल ठीक है नाउ विल सी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी जो साइकिल दी गई है पैथोफिजियोलॉजी दी हुई है मलेरिया की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज इन्फेक्टेड विद गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम when she first sucks the infected blood from human body male anopheles does not suck blood but feeds on plant juices जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है तो उन्हीं की वजह से ये जैसे बाइट उनके बाइट होने की वजह से ये मलेरिया होता है जैसे आफ्टर 7 to 20 days स्पोरोजाइट्स आर फॉर्म इन द मॉस्किटो 7 से 20 दिन में स्पोरोजाइट्स मॉस्किटो में फॉर्म होते हैं द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो introduces this asexual form of the parasite the sporozoites into the bloodstream of healthy individual ये जब हेल्दी इंडिविजुअल में आने के लिए 7 to 20 days ये करते हैं जैसे ठीक है the sporozoites enters the hepatocytes and forms schizonodes ये जो है ये जब मस्किटो बाइट करते हैं ये जो पैरासाइट है सबसे पहले लीवर सेल को डैमेज करते हैं लीवर सेल्स को अफेक्ट करते हैं देन sporozoites enter the hepatocytes and form schizones, which are also asexual forms. Schizones undergo process of maturation. इसमें ये प्रोसेस जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और मैचुरेशन की जो प्रोसेस है वो लीवर में होती है जैसे मल्टीप्लिकेशन नोन एज अ प्री इरिथ्रोसाइटिक और हेपेटिक शिजोगोनी इसमें जो इरिथ्रोसाइट्स है उसको अफेक्ट करते हैं लीवर में ठीक है इन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल इन्फेक्शन सम स्पोरोसाइट्स कन्वर्ट टू डॉर्मेंट फॉर्म्स कॉल्ड हिप्नोसाइट्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवेल जो टाइप्स दिए हुए इन्फेक्शन उसमें ये स्पोरोसाइट्स कन्वर्ट टू डॉर्मेंट फॉर्म्स कॉल्ड हिप्नोसाइट्स ये हिप्नोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं विच कैन कॉज डिसीज आफ्टर मंथ्स और ईयर्स ये महीने या ईयर्स के बाद भी डिसीज कॉज कर सकते हैं
प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी टेक्स 6 to 16 डेज। जो प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी रहती है, प्रोसीजर रहती है, वो 6 to 16 डेज रहती है। द पैरासाइट सक्सेसफुली passes through the stages of trophozoite and schizoid, ultimately giving rise to several merozoites. Merozoites enter the erythrocytes and initiate another asexual reproductive cycle known as erythrocytic schizogony। ये आप पढ़ोगे तो आपको ये साइकिल किस तरह से होता है वो ख्याल में आएगी। ठीक है। Now, rupture of a large number of erythrocytes at the same time releases a large amount of pyrogens। जब ये erythrocytes का rupture होता है, जैसे लीवर में जो सेल्स डैमेज होते हैं, और erythrocytes जब rupture होते हैं, rupture of large number of erythrocytes at the same time releases a large amount of pyrogens। pyrogens large amount में इसमें रिलीज होते हैं, which causes the paroxysms of malarial fever, जिसकी वजह से हमको फीवर देखने को मिलता है। द पीरियोडिसिटी ऑफ मलेरियल फीवर डिपेंड्स ऑन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इरिथ्रोसिटिक साइकिल एंड इज डिफाइंड फॉर ईच स्पेसीज। ये जो अलग अलग हम 4 स्पेसीज ये की है, तो स्पेसीज के हिसाब से अलग अलग जो रप्चर होते हैं, जो साइकिल होती है, उस हिसाब से उनका फीवर आता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया नीड्स 72 आवर्स फॉर ईच साइकिल। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो टाइप है, उसमें 72 आवर्स लेते हैं एक साइकिल के लिए। Plasmodium malaria needs 72 hours for each cycle, leading to the name cotton malaria, जिसको हम cotton malaria भी बोलते हैं। The other 3 species each take 48 hours। जो अदर 3 टाइप के मलेरिया है, that takes 48 hours for one cycle and cause fever on alternate days। इनमें जो फीवर है वो alternate days देखने को मिलता है। However, this periodical requires all the parasites to be developing and release simultaneously। If this synchronization is absent, periodic is not observed। ये सब पीरियोडिसिटी की वजह से ही हम डिसाइड कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया में जो है वो 72 आवर्स लेता है फॉर ईच साइकिल, एंड जो अदर 3 स्पेसीज है जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरी एंड ओवेल, इसमें 48 आवर्स लेता है जैसे फॉर वन साइकिल। ओके। नाउ सेरिबल मलेरिया विच इज वेरी डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया which caused by falciparum malaria. Most of the mortality of malaria is due to this complication of Plasmodium falciparum malaria। ज़्यादातर जो डेथ होती है या मॉर्टेलिटी होती है या पेशेंट सीरियस होता है, ये सिर्फ प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से होता है। ठीक है, जिसे हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। एंड एक्यूट इलनेस दैट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन एज 6 मंथ्स to 3 years। बच्चों में स्पेशली 6 महीने से 3 साल के बच्चों में इसमें ये सीवियर देखने को मिलता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद अ ड्रग टू विच पैरासाइट इज ससेप्टिबल इज इम्पॉर्टेंट टू सेव द लाइफ ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चों में फाल्सिफेरम मलेरिया होता है, अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा है और सीवियरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस ऑफ फाल्सिफेरम मलेरिया इन चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हमें जल्दी से हमको डायग्नोसिस करके उसका पर्टिकुलर एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है। नाउ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस मलेरिया इज एनीमिया। एनीमिया इज कॉमन इन मलेरिया, दैट इज इट इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ द डिसीज। मलेरिया में एनीमिया इज वेरी कॉमन, and anemia is so common in malaria that it is considered almost part of the disease। ये मलेरिया का पार्ट ऑफ द डिसीज ही माना जाता है एनीमिया। द डिग्री ऑफ एनीमिया इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूरिथ्रोसाइट्स। यूरिथ्रोसाइट्स का कितना डिस्ट्रक्शन होता है लीवर में, उस पर एनीमिया डिपेंड करता है, विच आर इन्फेक्टेड बाय द पैरासाइट्स। ओके। नाउ सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज रिपीटेड फ्रीक्वेंट सीजर्स। मलेरिया में जो है रिपीटेड फ्रीक्वेंट सीजर देखने को मिलते हैं। इवन विदाउट सेरिब्रल मलेरिया, a child can experience prolonged frequent convulsions which can lead to prostration and death। सेरिब्रल मलेरिया के अलावा भी दूसरे मलेरिया में भी बच्चे फ्रीक्वेंट कन्वर्जेंस फील कर सकते हैं, यानी कन्वर्जेंस आ सकते हैं बच्चों में, विच लीड्स टू डेथ भी हो सकती है और प्रोस्ट्रेशन भी हो सकता है। ठीक है। व्हाट इज प्रोस्ट्रेशन? प्रोस्ट्रेशन इज अ रिजोल्यूशन ऑफ कोमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्ट्रेशन? रिजोल्यूशन ऑफ कोमा, विच इज इन एडल्ट 2 से 4 दिन तक के कोमा में रह सकता है पेशेंट को, एंड इन चिल्ड्रन 1 से 2 दिन तक पेशेंट कोमा में रह सकता है। और इसमें जॉन्डिस भी देखने को मिलता है इन एडल्ट्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया इन चिल्ड्रन। प्रोस्ट्रेशन में ऐसा है कि बच्चों में, बड़ों में जॉन्डिस देखने को मिलता है और चिल्ड्रंस में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ठीक है। इवन विदाउट सेरिब्रल मलेरिया, अ चाइल्ड कैन एक्सपीरियंस prolonged frequent convulsions which can lead to prostration and death। बच्चों की डेथ भी हो सकती है और कोमा भी जा सकते हैं। एज, अब एज फैक्टर क्या है मलेरिया में? चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस लिविंग इन नॉन मलेरियस एरिया आर इक्वली ससेप्टेबल टू मलेरिया। जो बच्चे मलेरियल एरिया में रहते हैं जहाँ पे मॉस्किटोज है, दे आर वेरी इक्वली ससेप्टेबल।
इन एंडेमिक एरिया चिल्ड्रन यंगर देन 5 years हैव रिपीटेड एंड ऑफन सीरियस अटैक्स ऑफ मलेरिया। जो बच्चे 5 साल के नीचे हैं उनको ऑफन यानी ज़्यादातर अटैक मलेरिया के हो सकते हैं। जैसे द सर्वाइवर्स डेवलप पार्शियल इम्यूनिटी, दस द ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑफन हैव असिम्प्टोमेटिक पैरासिटिज्म। मोस्ट डेज रिजल्टिंग फ्रॉम मलेरिया ऑकर्स इन चिल्ड्रन यंगर देन 5 years। ज़्यादातर डेथ जो है 5 साल के कम बच्चों में ही देखने को मिलती है। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया? ठीक है, अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। अभी तक जो बताओ ख्याल में आए ना? Yeah, we'll see now clinical features. History of blood transfusion, organ transplantation, and malaria in the mother for newborn should be inquired। अगर हमको हिस्ट्री लेना है बच्चों की मलेरिया में है कि नहीं उसको देखने के लिए, उसमें हिस्ट्री लेना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है क्या, उसको एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है क्या, या मदर को मलेरिया है क्या, तो उससे भी बच्चों में मलेरिया हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड मलेरिया इन द मदर शुड बी इंक्वायर्ड। यंग चिल्ड्रन मैनिफेस्ट दिस इज इन मेनी डिफरेंट वेज। जो यंग बच्चे हैं उसमें ये जो डिसीज है वो अलग डिफरेंट वेज से देखने को मिलता है। बट द क्लासिक पिक्चर ऑफ मलेरिया विद पीरियोडिक फीवर, जो क्लासिक सिम्टम्स जो बच्चों में देखने को मिलते हैं उसमें है पीरियोडिक फीवर, यानी पर्टिकुलर 48 आवर्स के बाद, 72 आवर्स के बाद, इस तरह से उसका पीरियोडिक फीवर देखने को मिलता है। शिवरिंग एंड स्वेटिंग, बच्चों में फीवर भी चील बोलते हैं हम, या शिवरिंग रहती है, स्वेटिंग रहती है, बच्चों में पसीना आना। दिस कॉमन सिम्टम्स दे इज नॉट ऑब्जर्व। बहुत से बच्चों में ये जो कॉमन सिम्टम मलेरिया में देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर विद चिल्स या स्वेटिंग या पीरियोडिक फीवर, ये हमको कई यंग चिल्ड्रन में देखने को नहीं मिलते हैं। Malaria can mimic any febrile illness and should be suspected in any febrile child who has recently been malarious area. Older children may manifest the classic periodicity of fever with chills and shivering। जो older children है जैसे मैंने बताया कि classic features मिलते हैं, fever with chills, sweating आना है, और particular hours के बाद देखने को मिलता है adult में। After the mosquito bite, children are asymptomatic while the parasites complete the liver cycle। जब तक कि लीवर साइकिल पूरी नहीं होती बच्चे असिम्टोमेटिक रहते हैं। एंड वन इरेथ्रोसाइटिक साइकिल विच टेक्स 8 to 18 days डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज। चिल्ड्रन देन बिकम्स, स्पेसीज कौन सा है, किस तरह का मलेरिया है, उसमें से ही उसमें से उस तरह से हमको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। चिल्ड्रन देन बिकम्स रेस्टलेस, जो मेन सिम्टम है बच्चे में, चिल्ड्रन रेस्टलेस हो जाते हैं, ड्राउजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आती है उनको, रेस्टलेस रहते हैं, अपैथिक रहते हैं, एनोरेजिक रहते हैं। बच्चे भूख न लगना, रेस्टलेस रहना, ड्राउजी रहना। ओल्डर चिल्ड्रन में रिपोर्ट एचिंग बॉडी, जो ओल्डर चिल्ड्रन या ओल्डर बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं, उसमें बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहता है, सीवियर बॉडी एक, हेड एक एंड नोशिया। नोशिया मीन्स वोमिटिंग जैसा लगना, सर दर्द और बॉडी एक रहता है। फीवर इज यूजुअली कंटिन्यूस एंड मे बी वेरी हाई ग्रेड फीवर फ्रॉम द फर्स्ट डे। जो फीवर रहता है बच्चों में फर्स्ट डे से ही हाई ग्रेड फीवर रहता है। इट कैन बी 40 डिग्री सेल्सियस। मेनी चिल्ड्रंस हैव ओनली फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। कुछ बच्चों में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कफ एंड कोल्ड। 1 से 2 दिन तक की ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और विदाउट ट्रीटमेंट ये 1 से 2 दिन तक के सिम्टम रहते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं कुछ बच्चों में, जैसे कफ एंड कोल्ड जैसे, ये 1 से 2 दिन रह सकते हैं। वोमिटिंग इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन विद मलेरिया एंड मेक ओरल थेरेपी इनएफेक्टिव। जनरली अगर बच्चों में वोमिटिंग है मलेरिया में, वोमिटिंग इज वेरी कॉमन, तो जो मलेरियल एंटी मलेरियम ओरल थेरेपी देती है वो अफेक्ट करती है। हम इन बच्चों में फिर ओरल थेरेपी मलेरिया की नहीं दे सकते क्योंकि वोमिटिंग इज वेरी कॉमन। ठीक है, माइल्ड डायरिया इज ऑफन ऑब्जर्व, बच्चों में माइल्ड डायरिया भी देखने को मिल सकता है। माइल्ड डायरिया इज वेरी ऑफन बट विद डार्क ग्रीन म्यूकोइड स्टूल्स, बच्चों में जैसे डार्क ग्रीन कलर की म्यूकोइड स्टूल्स से। ओकेजनली प्रोफिस डायरिया विद डिहाइड्रेशन एंड सर्कुलेटरी फेलियर इज ऑब्जर्व, बच्चों में डायरिया भी देखने को मिल सकता है, डिहाइड्रेशन होता है इस वजह से। दैट्स वाई circulatory failure is also observed. Parastemia is in neonates within 70 days of birth implies transplantal transmission। अगर बच्चों में 7 ही दिन में, नियोनेट्स में अगर 7 दिन में ही मलेरिया देखने को मिल रहा है तो उसका कॉज क्या हो सकता है, ट्रांसप्लांटेड ट्रांसमिशन। मदर्स के बच्चों में वो ट्रांसफर ट्रांस प्लासेंटा के थ्रू हो सकता है ट्रांसमिशन। द कंजेनाइटल मलेरिया इज यूजुअली एसोसिएटेड विद प्लासेंटल पैरास्टेमिया, जैसे कि बताया प्लासेंटा के थ्रू भी मदर से बच्चे में ये मलेरिया हो सकता है, विच समटाइम्स परसिस्ट इवन आफ्टर एडिक्वेट ट्रीटमेंट विद एंटी मलेरिया ड्रग्स। ये परसिस्ट कर सकता है एंटी मलेरिया ड्रग्स लेने के बाद भी। देन बेबीज हैव फीवर आर इरिटेबल, बच्चे फीवर रहता है, इरिटेबल रहते हैं, रिफ्यूज टू फीड्स, बच्चे फीड लेने को नहीं देते हैं,
एंड ऑफन डेवलप एनीमिया, जॉन्डिस एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगली। ऐसे बच्चों में एनीमिया, जॉन्डिस एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगली इज वेरी कॉमन, जिसमें कि स्प्लीन का भी साइज बढ़ता है और लीवर का भी साइज बढ़ता है। ठीक है। कंजेनाइटल मलेरिया, पैरासिटिक इन यूनिट्स विद इन 7 days ऑफ बर्थ इम्प्लाइज ट्रांसप्लांट एंड ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने बताया, अगर पहले 7 दिन में ही बच्चों में अगर न्यूनेट में मलेरिया देखने को मिलता है तो चांसेस है कि प्लासेंटा थ्रू मदर्स टू बेबी में हो जाए। जैसे इसे हम कंजेनाइटल मलेरिया, इसको कंजेनाइटल मलेरिया भी बोल सकते हैं। बेबीज है फीवर, जो उन बच्चों में फीवर देखने को मिलता है। इरिटेबल रहते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, रेस्टलेस रहते हैं। इसके बाद रिफ्यूज टू फीड, बच्चे फीडिंग करने को नहीं देखते। इस वजह से बच्चों में एनीमिया डेवलप हो सकता है, जॉन्डिस और स्प्लीन और लीवर भी बढ़ सकता है। टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस, कफ एंड डायरिया आर अदर सिम्टम्स दैट में ऑकर। ये भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चों में। रेस्टलेस है, टायर्डनेस है, कफ है, डायरिया है। इन बिनाइन टर्शियन मलेरिया फीवर रिकर्स एवरी 48 आवर्स और ऑन द थर्ड डे। हर 48 घंटे में फीवर आता है बिनाइन टर्शियन मलेरिया में। इन मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया फीवर आकर्स एंड अल्टरनेट डे, इनमें अल्टरनेट डे में फीवर आता है। जिसके बाद इन क्वार्टियन मलेरिया फीवर ऑकर्स, क्वार्टर मलेरिया फीवर ऑकर्स एवरी 72 आवर्स, यानी 4 दिन में फीवर आता है। टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस हाइयर आर ऑफन ऑब्जर्व, बच्चों में हाई डिग्री टेम्परेचर। फीवर इज यूजुअली कंटिन्यूअस और इरेगुलर, क्लासिक पीरियडसिटी में एस्टेब्लिश आफ्टर सम डेज। ओके। द लीवर में भी स्लाइटली टेंडर, लीवर टेंडर मिल सकता है। स्प्लीनोमेगाली टेक्स मेनी डेज, बच्चों में जनरली स्प्लीनोमेगाली को थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक मेनी डेज, स्पेशली इन द फर्स्ट अटैक ऑफ इन नॉन इम्यून चिल्ड्रन। जो नॉन इम्यून चिल्ड्रन है उसमें स्प्लीनोमेगाली थोड़ा सा कुछ दिन ले सकता है। जैसे इन चिल्ड्रन फ्रॉम एन एंडेमिक एरिया ही स्प्लीनोमेगाली समटाइम्स। कुछ एंडेमिक एरिया में अगर मलेरिया देखने को मिलता है तो वहाँ पे ही स्प्लीनोमेगाली आपको देखने को मिलेगी। प्रोलॉन्ग मलेरिया कैन कॉज एनीमिया, मलेरियन एनीमिया कॉजेज सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया इज एनीमिया, दैट्स व्हाई देयर कैन बी अ मॉर्टेलिटी, बच्चों में मॉर्टेलिटी भी देखने को मिलती है। ओके। हाई फीवर, पुअर ओरल इंटेक एंड वोमिटिंग ऑल कंट्रीब्यूट टू डिहाइड्रेशन। जब बच्चों में मलेरिया रहेगा उस वजह से, अगर हाई ग्रेड फीवर है और बच्चे कुछ लेने को नहीं देखते वोमिटिंग की वजह से, पुअर इंटेक रहने की वजह से, पुअर ओरल इंटेक अगर है तो सीवियर बच्चों में डिहाइड्रेशन हो सकता है। Now we'll see the major complications of malaria. Complications include cerebral malaria, anemia, severe jaundice. Cerebral malaria is major complication of malaria, anemia, severe jaundice, hypoglycemia, sugar कम हो जाना बच्चों में, and metabolic acidosis. These are the common complication of malaria. Okay. Irritability and respiratory distress as a result of metabolic are warming sign. बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इरिटेबिलिटी ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से भी कॉमन है, वो देखने को मिलता है। जैसे रीनल फेलियर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स आर रेयर इन यंग चिल्ड्रन। जो यंग चिल्ड्रन या बच्चे उनमें रीनल फेलियर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो कम देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम अदर कॉजेस ऑफ फीवर, मलेरिया इज ऑफन मिसडायग्नोज एज मेनिंजाइटिस, सीवियर एनीमिया और हेपेटाइटिस with resultant delay in initiating therapy। बहुत बार डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आता है, जैसे मेनिंजाइटिस, या फिर मेनिंजाइटिस अगर मेनिंजाइटिस है, मलेरिया है या सीवियर हेपेटाइटिस है, इसमें ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ये करने में, डायग्नोसिस करने में। ओके। नाउ व्हाट आर द टेस्ट फॉर मलेरियल फीवर? कौन से मलेरिया टेस्ट एडवाइस करते हैं मलेरियल फीवर के पेशेंट में? कौन से इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकते हैं मलेरियल फीवर में? नहीं नहीं नहीं, मलेरियल फीवर के लिए, मलेरिया डायग्नोसिस करने के लिए कौन से ब्लड टेस्ट अवॉइड करेंगे और एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को? आपको मैंने पीडीएफ भी भेजने को बोला था, जैसे पढ़ा भी होगा आपने। मलेरिया एंटीजन करते हैं हम, इसमें PS4 MP करते हैं। जैसे इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस रूल आउट करने के लिए, जहाँ कन्वर्जेंस है, सीजर्स है बच्चों को, या बड़ों में भी जहाँ हम लंबर पंक्चर अवॉइड करते हैं, जैसे CSF एग्जामिनेशन करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे सीजर्स है, कन्वर्जेंस है, तो मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। इसमें ब्लड शुगर भी करने को बोलते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी कॉमन इन मलेरियल फीवर। तो ये टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, ब्लड शुगर हो गया, CSF हो गया,
मलेरिया एंटीजन एंड PS4 एंड CBC टू रूल आउट डेंगू में भी, डेंगू भी क्लियर करने के लिए हम प्लेटलेट काउंट देखने के लिए जैसे CBC भी कराते हैं। ओके, दिस आर द टेस्ट, ब्लड टेस्ट वी यूजुअली एडवाइस टू मलेरियल पेशेंट्स। नाउ प्रिवेंशन, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years आर स्पेशली हाई रिस्क ऑफ सीवियर मलेरिया। जो बच्चे हैं 5 साल या 5 साल के नीचे के, उनमें वेरी कॉमन है मलेरिया, एंड शुड नॉट बी टेकन इनटू मलेरिया एरियाज अनलेस दिस इज इनिशियल। जहाँ पे मलेरियल एरिया है, जहाँ वहाँ हमको अवॉइड करना चाहिए बच्चों को लेकर जाना। चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स एट ऑल टाइम्स एंड मॉस्किटो नेट्स यूज टू बी कवर बेडिंग। मॉस्किटो पे ये जो आते हैं जैसे बेड्स आते हैं वो यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स जो आती है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है। Third, the inside of the house, especially the bedroom, should be sprayed at dusk with an aerosol insecticide after closing the windows. ठीक है। Then skin repellents containing 20% of DEET are effective against mosquito bites. कुछ ये भी आते हैं जैसे स्किन रिपेलेंट्स जिसमें कि 20% DEET रहता है, वो भी हम बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वी सी द ट्रीटमेंट ऑफ malaria. What is the treatment of malaria? Which is very important. Children with malaria who are fully conscious, who have low to moderate fever, जो बच्चे मलेरिया है जो लोग कॉन्शियस है, who have low to moderate fever, जिनको लो ग्रेड फीवर है, एंड who are maintaining their nutrition, जो बच्चे खा पी सकते हैं, ओरली ले सकते हैं, हाइड्रेशन है जो अच्छे से ओरल ले सकते हैं, that patient can be treated oral treatment। उनको बच्चों में हम ओरल सिरप्स वगैरह देके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओरल पैरासीटामोल इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर फीवर। बच्चों में फीवर कम करने के लिए हम पैरासीटामोल यूज करते हैं, एंड शुड बी यूज इन डोजेस ऑफ 10 mg पर केजी, जो हम 6 से 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। इफ द चाइल्ड हैज हाइपर पैरेक्सिया, टेपिड स्पॉन्जिंग कैन रैपिडली ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। ये जो मलेरियल फीवर के बच्चे रहते हैं जिसमें फीवर रहता है उसमें हम टेपिड स्पॉन्जिंग करते हैं। ठीक है। इसमें कोल्ड स्पॉन्जिंग नहीं करते हैं। मलेरियल फीवर के जो बच्चे हैं ना, इसको फीवर कम करने के लिए हम जो है वो टेपिड स्पॉन्जिंग करते हैं, ल्यूकेवार्म वाटर का यूज करते हैं स्पॉन्जिंग करने के लिए। ओके, टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। मेनी चिल्ड्रंस विथ मलेरिया डेवलप एनीमिया because onset is gradual. The child withstands a low level of hemoglobin quite well and blood transfusions are rarely needed. Standard hemolytic therapy is effective. जो बच्चे मलेरिया हुआ है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, एनीमिया हुआ है जैसे, तो हम एनीमिया को ट्रीट करते हैं। बहुत ही सीवियर एनीमिया है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे कि जिन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन बिलो 5 हो रहा है तो हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इफ रोमेटिक रिपीटेड वोमिटिंग हैज लेड टू डिहाइड्रेशन, मलेरिया में जैसे कि मैंने एक सिम्टम बताया कि वोमिटिंग इज़ वेरी कॉमन। अगर बच्चों में रिपीटेड वोमिटिंग हो रही है तो डिहाइड्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और द चाइल्ड नीड्स अप्रोप्रिएट पैरेंटल फूड्स, ऐसे बच्चों में हम ओरल थेरेपी दे सकते हैं, आईवी फूड्स दे सकते हैं। ग्लूकोज कंटेनिंग फूड्स हेल्प काउंटर द हाइपोग्लाइसेमिया। जैसे कि मैंने बता रही मलेरिया में मेडिसिन की वजह से भी, बहुत से मेडिसिन की वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है, और मलेरिया की वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसमें ओरल डेक्सट्रोज जो फ्लूइड्स है, जो शुगर के फ्लूइड्स है, वो देना चाहिए जैसे। ठीक है। Vomiting is common in malaria and endemics such as antiemetics such as domperidone can be used। जैसे कि एंटीएमेटिक जैसे वोमिटिंग कॉमन है तो हम डोमपेरिडोन यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड एंटी मलेरिया शुड बी कंटिन्यू, एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट के साथ में हमको एंटीएमेटिक्स देना पड़ता है जैसे। ठीक है। ऑनलाइन सेट्रॉन भी यूज करते हैं, डोमपेरिडोन भी यूज करते हैं जैसे। ठीक है। पेरिडोन भी यूज करते हैं। जैसे कि मलेरिया जैसे क्योर होता है, वोमिटिंग स्टॉप्स व्हेन द मलेरिया क्योर, जैसे मलेरिया ठीक होता है वोमिटिंग क्लियर हो जाती है। तो इंडिकेशंस फॉर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन से इंडिकेशंस है जिसमें हमें मलेरियल पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ठीक है। विच आर द कंडीशन इन विच कंडीशन वी शुड एडवाइज हॉस्पिटलाइजेशन टू मलेरियल पेशेंट। फर्स्ट इज इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग, मीन्स कंटिन्यूस अगर वोमिटिंग है बच्चों में तो हमको इसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। सीवियर डिहाइड्रेशन है, सीजर्स है, सीजर्स अगर है तो बच्चों को पहले ही करना चाहिए। कन्वर्जेंस आ रहे हैं बच्चों को, डिहाइड्रेशन है, कोमा में है पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो रहा है, रिपीटेड कन्वर्जेंस है, और बच्चों को डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग और एसिडोटिक ब्रीदिंग, बच्चों की अगर ब्रीदिंग एसिडोटिक है या फिर बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो एडमिट करना चाहिए। पेशेंट लुकिंग पैलर अगर दिख रहा है, सीवियर पैलर है, इंडिकेटिंग सीवियर एनीमिया अगर है बच्चों में या पेशेंट में, तो उसमें भी हमको पहले उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अगर हाइपोग्लाइसेमिया है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया जैसे, तो उसमें भी हमको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अगर शॉक में है पेशेंट, बच्चा शॉक में अगर है तो उस वजह से भी, उसमें भी हमको बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीवियर मलेरिया?
हम कैसे पता चलेगा कि ये मलेरिया सीवियर टाइप का है? फर्स्ट इज सेरिबल मलेरिया विच इज वेरी सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है। सेकंड इज सीवियर नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन जैसे कि मैंने बताया बिलो 5 है, तो दिस इज द फीचर ऑफ सीवियर मलेरिया। पल्मोनरी एडिमा, अगर बच्चों में पल्मोनरी एडिमा है, पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा है, तो दिस इज ऑल्सो सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया। हाइपोग्लाइसीमिया है, पेशेंट का अगर शुगर बिलो 40 है। सर्कुलेटरी कोलैप्स है, बच्चों अगर शॉक पे है या पेशेंट शॉक में है, सर्कुलेटरी कोलैप्स है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, हाइपोटेंशन में है बच्चे, जिसमें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 50 इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। अगर 5 साल के बच्चों के नीचे के बच्चों में अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 50 है, तो हमको उसको सीवियर मलेरिया कंसिडर करना चाहिए। इफ देर इज अ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है बच्चों में, तो उसमें भी हमको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या सीवियर मलेरिया को फॉर्म समझना चाहिए। रिपीटेड अगर कन्वर्जेंस है, एसिडोसिस है बच्चों में या पेशेंट में, ठीक है, इन कंडीशन में हमको कंसिडर करना चाहिए कि सीवियर मलेरिया हो सकता है, जिनको हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ विल सी द मेडिसिन विच आर यूज इन मलेरिया। कौन से मेडिसिन हम यूज करते हैं मलेरिया में? क्लोरोक्विन एंड प्रोग्यूनिल कैन सेफली बी गिवन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन। जो क्लोरोक्विन है और प्रोगेनिल है, ये हम सेफली बच्चों में और यंग चिल्ड्रन में दे सकते हैं। मिफ्लोक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन वेइंग लेस देन 15 केजी। जिन बच्चों का वजन 15 केजी से नीचे है, उनको हम मिफ्लोक्विन नहीं देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स। डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं हम एंटी मलेरियल करके, उस 8 साल के नीचे बच्चों में नहीं देना चाहिए। Parenteral administration is indicated in complicated and severe malaria or when the child is unable to take oral medicine due to persistent vomiting। अगर मलेरिया के पेशेंट में बच्चों में persistent vomiting है, तो ओरल एंटी मलेरिया नहीं देना चाहिए, उसमें हमको पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर या आईवी, ये हमको एंटी मलेरिया देना पड़ता है। ओवरडोज ऑफ क्लोरोक्विन कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स, अगर ओवरडोज देने में आया क्लोरोक्विन का, इसके सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऑल एंटीवायरस ड्रग शुड बी स्टोर्ड आउट ऑफ रीच चिल्ड्रन इन, जो बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो बच्चों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। नाउ वील सी द एंटी मलेरिया ड्रग्स एंड देयर डोजेस, ठीक है। फर्स्ट वील सी क्लोरोक्विन फॉस्फेट। This drug is effective against erythrocytic forms of parasite and is the drug of choice for Plasmodium vivax, malaria and ovel। क्लोरोक्विन जो है हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियन, प्लाज्मोडियम ओवेल इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो डोज है वो 10 mg पर केजी इनिशियल डोज है। इनिशियल डोज में स्टार्ट डोज जो है हम 10 mg पर केजी देते हैं, देन फॉलोड बाय 3 डोजेस ऑफ 5 mg पर केजी आफ्टर 6, 24 आवर्स एंड 48 आवर्स। ये इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नेवर यूज इन चिल्ड्रन मे कॉज सडन डेथ। क्लोरोक्विन फॉस्फेट बच्चों में इंट्रामस्कुलर नहीं यूज करना चाहिए, कैन कॉज सडन डेथ। सेकंड इज प्रोगानिल। प्रोगानिल जो है वो 3 mg पर केजी डेली यूज करते हैं। देन थर्ड इज क्विनाइन। क्विनाइन सल्फेट जो हम डोज देते हैं, इसमें जो है 8.3 mg एज अ बेस, 8.3 mg पर केजी एज अ बेस डोज, फिर टीआईडी फॉर 7 डेज इक्विवेलेंट टू 10 mg एज अ, ये डोजेस का जो है मैं आपको ड्रग्स बता देता हूँ, आपको मैंने पीडीएफ भेजा उसमें देख लेना जैसे, ठीक है। देन फोर्थ ड्रग इज क्विनिडाइन यूज करते हैं हम। पैरामिथामिन सल्फाडॉक्सिन यूज करते हैं जैसे एंटी मलेरियल, क्योंकि सेकंड टॉपिक भी कवर करना है, ठीक है। प्राइमाक्विन यूज करते हैं। प्राइमाक्विन जनरली जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टाइप का जो मलेरिया रहता है, वो जनरली रिपीट होता है एंटी मलेरिया देने के बाद। जब हम एंटी मलेरियम क्लोरोक्विन वगैरह देते हैं तो 15 डेज 1 मंथ के बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो रिपीट हो सकता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए प्राइमाक्विन जनरली वी यूज प्राइमाक्विन, ठीक है। फॉर रेडिकल क्योर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया, ये जो वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल टाइप के जो मलेरिया है, उनका रेडिकल क्योर करने के लिए प्राइमाक्विन यूज करते हैं, ठीक है। देन अनदर ड्रग इज मेफ्लोक्विन भी यूज करते हैं इसमें, डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज करते हैं। देन आर्टिमीथर एंड आर्टिसुनेटर, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। अभी रिसेंटली या करंट इसमें हम आर्टिमीथर और आर्टिसुनेट ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए और ये इफेक्टिव भी है। प्लाज्मोडियम इसमें भी है, जैसे प्लाज्मोडियम सेरिब्रल मलेरिया जो सीवियर टाइप का मलेरिया है, उसमें ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो मलेरिया है, उसमें हम जनरली आर्टिसुनेट एंड आर्टिमिथर, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस टाइप ऑफ मलेरिया, ओके। देन क्लिंडामाइसिन भी यूज करते हैं इसमें, ठीक है, ओके। हो गया मलेरिया का क्लियर जैसे।
Any- हेलो। हाँ हाँ, बोलो। नहीं, बिलो 8 इयर्स नहीं यूज करते अपन। जहाँ एनीमिया नहीं है एडल्ट में यूज कर सकते हैं जैसे। बिलो 8 इयर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके। जनरली डॉक्सीसाइक्लिन यूज नहीं होता है एंटी मलेरियल, दिया हुआ है ड्रग, जैसे ड्रग ऑफ चॉइस है वो, बट नहीं यूज करते जनरली ज्यादा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नाउ we'll discuss another topic, hepatitis. Uh, we will discuss now hepatitis. It is a systemic viral infection in which there is a hepatocellular necrosis and hepatic inflammation. क्या होता है hepatitis में? There is inflammation of liver. Itis means inflammation. Inflammation of liver is called hepatitis. Hepatitis के बहुत से causes हो सकते हैं, लेकिन we will discuss viral hepatitis. ठीक है? कौन से वायरल इन्फेक्शन है जैसे हेपेटाइटिस वन के? ठीक है। इट इज सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन इन विच देयर इज हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस एंड हेपेटिक इन्फ्लेमेशन, जिसमें कि हेपेटिक इन्फ्लेमेशन होता है और हेपेटोसेल्स का नेक्रोसिस होता है। नो, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हेपेटाइटिस? हेपेटोट्रोपिक वायरसेस। कौन से हेपेटोट्रोपिक वायरसेस? ए बी सी डी ई एंड जी। एंड नॉन हेपेटिक वायरसेस कौन से हैं जो हेपेटाइटिस करते हैं? मीजल्स, मम्स, रूबेला, पॉक्सिकी, बी एंड बार वायरस। ये वायरस है जो कि हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं जैसे। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस? फीकल ओरल रूट। दो टाइप के जो वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस है वो फीको ओरल रूट से जाते हैं जैसे, तो उससे ए एंड ई, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, इनका कौन सा है? ओरल रूट है। फीकल एंड ओरल रूट। पैरेंटल रूट कौन से हैं? पैरेंटल रूट मीन्स क्या आता है पैरेंटल रूट में? पैरेंटल रूट कौन से हैं जहाँ से कि वायरस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हो सकता है, जा सकता है हेपेटाइटिस का? हेपेटाइटिस बी, चलो हेपेटाइटिस बी कैसे कैसे होता है? क्या है रूट ऑफ कॉज इसका? हेपेटाइटिस बी कैसे कैसे हो सकता है? कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है? ठीक है, क्लासिकल पता है, ठीक है, मदर्स टू। हाँ, यस यस, करेक्ट करेक्ट। और यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, ब्लेड वगैरह जो यूज करते हैं, अगर कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट जाता है वही ब्लेड दूसरे को यूज, जस्ट लाइक एचआईवी। और यस यस यस, करेक्ट। और और मेन रीजन और एक नहीं बताया मेन ट्रांसमिशन, जैसे कि एज जस्ट लाइक एचआईवी। यस यस यस, इट्स वेरी कॉमन, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है थ्रू सलाइवा, थ्रू इसके थ्रू भी हो सकता है जैसे एचआईवी, जस्ट एचआईवी जस्ट। ओके। नाउ पेरेंटल रूट में है बी सी डी एंड जी। जो चार टाइप के वायरस है, बी वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड जी, ये पेरेंटल रूट से होते हैं। ठीक है। नाउ विल सी हेपेटाइटिस ए, which is also which we can call infective hepatitis. ठीक है। One of the most common cause of acute hepatitis A is HAV. The hepatitis A virus was isolated by Purcell in 1973. Humans appear to be the only reservoirs for the hepatitis A virus. सिर्फ ह्यूमन में ही hepatitis A virus देखने को मिलता है. Humans appears to be the only reservoir for the hepatitis A virus. Now what is the pathophysiology of hepatitis A? Hepatitis A कैसे होता है? बताया मैंने, फीकल ओरल रूट करके। ठीक है। The hepatitis A virus is a single stranded positive sense linear RNA enterovirus. ये RNA टाइप का enterovirus है जैसे, and a member of the picoRNA family in humans. The viral replication depends on the hepatocyte uptake and synthesis, and assembly occurs exclusively in liver cells जैसे। ठीक है। Now transmission कैसा होता है ट्रांसमिशन? ये RNA टाइप का वायरस है। ओके, हेपेटाइटिस ए इज RNA टाइप ऑफ वायरस।
एंड ट्रांसमिशन कैसा होता है इसका? Infection results almost exclusively from ingestion, that is fecal-oral transmission. ये जनरली ओरल रूट से ही अ, एक से दूसरे पे जाता है, एक पेशेंट को हो सकता है. द हेपेटाइटिस ए वायरस कैन रिमेन वायबल फॉर मेनी ईयर्स. बॉइलिंग वाटर इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट एंड क्लोरीन एंड आयोडीन आर सिमिलरली इफेक्टिव. अगर हमको, हम क्यों बोलते हैं उबला हुआ पानी पीना चाहिए, जैसे उसी के लिए, जैसे हेपेटाइटिस ए का वायरस इसी में डिस्ट्रॉय हो सकता है बॉइल वाटर से, ठीक है. या फिर हम क्लोरोक्विन या आयोडीन का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इफेक्टिव हो सकता है. पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इज जनरली लिमिटेड टू क्लोज कॉन्टैक्ट. द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट शेडिंग ऑफ हेपेटाइटिस वायरस इज ड्यूरिंग द एंक्सेटिक प्रोग्राम. ठीक है ना. इसका जो ट्रांसमिशन है मैंने ओरल रूट है, जैसे कॉन्टेमिनेटेड फूड खाते हैं हम, पानी पीते हैं जैसे, तो ये हो सकता है हेपेटाइटिस से, ठीक है. इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? द इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली लास्ट 2 to 6 weeks एंड द टाइम ऑफ ऑनसेट सिम्टम्स में बी डोज रिलेटेड, ठीक है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 6 weeks है हेपेटाइटिस ए का. सीवियरिटी जनरली माइल्ड, क्रोनिसिटी नेवर अपीयर्स एंड कैरियर स्टेज नेवर ऑफर्स. ये जो है हेपेटाइटिस ए माइल्ड टाइप का ही रहता है, जनरली माइल्ड रहता है, जनरली क्रॉनिक स्टेज में नहीं जाता है, और कैरियर स्टेज नेवर ऑफर्स जैसे, ठीक है. Now, what are the clinical features of hepatitis A? Initially, patients may have mild flu-like symptoms of anorexia, nausea, vomiting, fatigue, malacia, myalgia, and mild headache. ये जो हेपेटाइटिस ए टाइप का, हेपेटाइटिस ए में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जनरली, एनोरेक्सिया विच इज वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ जॉन्डिस. एनोरेक्सिया में बिल्कुल खाने की इच्छा न होना, खाने की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं थी. नौशिया रहता है, पेशेंट को वोमिटिंग जैसा लगता है, कंटिन्यू वोमिटिंग हो सकती है. फटीग रहता है, पेशेंट टायर्ड रहता है, फटीग रहता है. माइल्जिया रहता है, सीवियर बॉडी एक रहता है, सीवियर माइल्ड हेडेक रहता है, ठीक है. देन सेकंड फेज इज एक्टेरिक फेज, जिसमें कि डार्क यूरिन अपीयर्स फर्स्ट, जिसमें कि पेशेंट में यूरिन जो है वो डार्क येलो कलर के देखने को मिलते हैं. देन जॉन्डिस इज likely in children and is uncommon in infants. Up to 85% are अनइक्टेरिक. तो जॉन्डिस जो है वो लेस लाइकली इन चिल्ड्रन, अनकॉमन इन इन्फेंट्स. इन्फेंट्स में है जो बहुत ही अनकॉमन है जैसे. देन एब्डोमिनल पेन ऑकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ पेशेंट. कुछ पेशेंट्स में हेपेटाइटिस ए में एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, पेन इन एब्डोमिन रहता है, दर्द रहता है पेट में, इचिंग रहता है बहुत बार पेशेंट्स में, प्लूराइटिस देखने को मिलता है, अर्थलीजियन स्किन रैश. बहुत से हेपेटाइटिस ए के पेशेंट में स्किन रैश देखने को मिलते हैं. एंड जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए वो कॉमन है जैसे, ठीक है. पोस्ट इक्टेरिक फेज, ये जो इक्टेरिक फेज में है, डार्क यूरिन होना, नौशिया वोमिटिंग होना है, एनोरेक्सिया है, इचिंग रह सकती है इक्टेरिक फेज में जैसे, यूरिन जो है डार्क येलो रहती है जैसे. देन पोस्ट इक्टेरिक फेज, इसमें द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज अबाउट 1 month. जो पोस्ट इक्टेरिक फेज है वो 1 महीने की रहती है. द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज अबाउट 1 month. पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम द इन्फेक्शन कम्प्लीटली बट रिलैप्स कैन ऑकर. इसमें पेशेंट रिकवर हो जाता है बट रिलैप्स हो सकता है. हेपेटाइटिस ग्रेजुअली रिटर्न, पेशेंट का जो एपेटाइट है जैसे जैसे जॉन्डिस ठीक होता है वैसे वैसे रिकवर होता है. हेपेटोमेगाली इज कॉमन, जनरली पेशेंट में लीवर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है. पेशेंट में हैव फीवर विद टेम्परेचर ऑफ अप टू, पेशेंट्स कुछ कुछ पेशेंट्स में फीवर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? मोस्ट पेशेंट्स हैव नो डेफिनेट रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेपेटाइटिस ए. जनरली हेपेटाइटिस ए में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं देखने मिलता. रिस्क फैक्टर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इंक्लूड द फॉलोइंग. रिस्क फैक्टर कौन से हेपेटाइटिस में है? जिसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, पुअर सैनिटाइजेशन एंड ओवर क्राउडिंग, ईटिंग अनकवर्ड स्ट्रीट फूड, जो पेशेंट्स अनकवर्ड स्ट्रीट फूड खाते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग है जैसे, इस तरह के इसमें रिस्क फैक्टर है जैसे. व्हाट आर द टेस्ट वी एडवाइस फॉर हेपेटाइटिस ए? कौन से टेस्ट कराते हैं हम जॉन्डिस में? क्या एडवाइस करते हैं जॉन्डिस के पेशेंट में? ब्लड टेस्ट. सबसे मेन तो हम आईजीएम एंटीबॉडी टू द हेपेटाइटिस ए वायरस, आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस. उसके बाद एलएफटी करते हैं, पूरा लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि हम एंजाइम्स एसजीओटी एसजीपीटी बढ़े हुए के देखते हैं जैसे.
और एंजाइम्स बड़े हैं तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस है। उसमें फिर टाइप देखने के लिए हम आईजीएम एंटीबॉडी टू द हेपेटाइटिस ए वायरस देखते हैं। ठीक है। एलएफटी में हम टोटल बिलिरुबिन देखते हैं, एसजीओटी एसजीपीटी देखते हैं। ठीक है। और सीबीसी भी करना चाहिए, फिर रूल आउट एनी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है क्या, तो देखने के लिए हम डब्ल्यूबीसी देखना चाहिए, सीबीसी करवाते हैं जैसे। ठीक है। नो मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए जैसे। ठीक है। फॉर एक्यूट केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन थेरेपी इज जनरली सपोर्टिव, जनरली हम सपोर्टिव थेरेपी ही करते हैं हेपेटाइटिस ए पेशेंट में, विद नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इनिशियली थेरेपी ऑफन कंसिस्ट ऑफ बेड रेस्ट, जनरली हम बच्चों को पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। और सबसे मेन है जो डाइट है वो सबसे मेन है हेपेटाइटिस में, लो फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने को बोलते हैं। जो हेपेटाइटिस के पेशेंट रहते हैं या जॉन्डिस के पेशेंट है, इसमें लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरिक डाइट शुड बी गिवन। जो बच्चों पेशेंट है उसको हाई कैलोरिक डाइट देना चाहिए। ऑयली चीज़ें, तेल घी की चीज़ें हम उसको स्ट्रिक्टली मना करते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो ले सकते हैं जैसे। एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स शुड बी कंज्यूम, पेशेंट को हम मैक्सिमम फ्लूइड लेने को एडवाइस करते हैं जैसे। ठीक है। और नौशिया वोमिटिंग इज़ वेरी कॉमन सिम्टम, तो उसके लिए हम एंटीमेटिक यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम बताया मैंने जैसे डोमपेरिडोन यूज़ करते हैं। और डिहाइड्रेशन है जैसे पेशेंट में, तो उसको हॉस्पिटलाइज करके इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं जैसे। ठीक है। ओके। बेड रेस्ट एंड डाइट 10 मिनट। ठीक है। क्लियर हुआ हेपेटाइटिस ए? एनी डाउट? सिंपल ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस ए में बेड रेस्ट बोलते हैं, हम एंटीएमेटिक्स देते हैं वोमिटिंग अवॉइड करने के लिए। फीवर अगर है तो हम एंटीपायरेटिक यूज़ करते हैं। और लो फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई कैलोरी डाइट हम एडवाइस करते हैं जैसे। ठीक है। और टोटल बेड रेस्ट। ओके। नाउ विल सी हेपेटाइटिस बी। Hepatitis B, serum hepatitis, which is called serum hepatitis. Three genes of viruses are present: HBsAg, HBcAg, and HbAg. Humans are the only source of infection. इसमें जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वो ह्यूमंस ही है। ठीक है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जैसे कि भी हमने डिस्कस किया हेपेटाइटिस बी, जस्ट लाइक HIV। ठीक है। Perinatal exposure, parental route and contaminated needles and shaving razors, IV drugs abuse, sexual contact. HBV is found in blood, serum, semen, saliva and vaginal fluid. कहाँ कहाँ देखने को मिलता है एचबीवी? इज फाउंड इन ब्लड, सीरम, सीमेन, सलाइवा एंड vaginal fluid. Okay. Then what is the incubation period? Incubation period is 45 to 160 days. Hepatitis B का जो incubation period है 45 to 160 days. Severity, often severe. Hepatitis B is very dangerous and very severe. Chronicity is 5 to 10%. Carrier stage occurs in 1 to 30% patients. What are the clinical features? Symptoms are similar to HIV along with serum sickness like symptoms including arthalgia, skin lesions, urticaria and rash. जैसे कि हेपेटाइटिस ए की जो सिम्टम्स है वही सिम्टम्स में रहते हैं। वोमिटिंग रहती है, एनोरेक्जिया रहता है, नौशिया, माइल्जिया रह सकता है, पेशेंट फैटिक रहता है। उसके बाद फीवर, अर्टिकेरिया, स्किन रैश रह सकती है जैसे। नाउ डायग्नोसिस कैसे करते हैं हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस? वी एडवाइस ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट। हेपेटाइटिस बी डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट करते हैं, ख्याल में रखना। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट इज द फर्स्ट सीरोलॉजिक मार्कर। उसके बाद हम एलएफटी भी करते हैं, जिसमें हम लीवर फंक्शन टेस्ट में सभी देखते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, ये सब भी देखते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशंस में है एक्यूट fulminant hepatitis, encephalopathy and cerebral edema. Encephalopathy, hepatic encephalopathy and cerebral edema is a common complication of hepatitis B, which is very severe form, जिसमें कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। hepatic encephalopathy and cerebral edema, these are the complications of hepatitis B. Now what is the treatment of hepatitis B? No treatment is successful. Liver transplantation is the only effective treatment. अगर बहुत ज़्यादा लीवर डैमेज हुआ है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर से बहुत ज़्यादा नेक्रोज हुए, तो जिसमें हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस करते हैं जैसे। ठीक है। नो ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल, लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट।
प्रोग्नोसिस वर्सन्स विद इंक्रीजिंग एज, जैसे कि जो पेशेंट्स डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियक है, ओल्ड एज वाले हैं, उसमें ये हेपेटाइटिस भी थोड़ा सा प्रोग्नोसिस जो है वो बैड रहता है जैसे, ठीक है। अब इसको हम प्रोफिलैक्सिस कैसे कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनेशन अकॉर्डिंग टू इम्यूनेशन शेड्यूल, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम देते हैं, पता था मैंने आपको, कितने डोज देते हैं हेपेटाइटिस बी के हम? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के कितने डोज देते हैं? हेपेटाइटिस ए भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन देके, इसके 2 डोज देते हैं हम। एक फर्स्ट स्टार्ट डोज देते हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद देते हैं हेपेटाइटिस ए का। बी के भी हम 4 डोज यूज करते हैं, 1.5 मंथ, 10 वीक्स, 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, ओके। और एक 18 मंथ्स को हम फिर उसको 4 डोज देते हैं जैसे बूस्टर डोज, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक्टिव इम्यूनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इम्यूनेशन शेड्यूल। देन हाइपर इम्यून इम्यून हेपेटाइटिस बी ग्लोबुलिन, एच बी आई जी जो इम्यूनोग्लोबिन आते हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डोज इज 0.06 ml/kg इंट्रामस्कुलर विद इन 24 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर। एक्सपोजर होने के 24 आवर्स के अंदर हम हाइपर इम्यून हेपेटाइटिस बी ग्लोबुलिन इज गिवन आफ्टर एक्सपोजर टू एच बी वी। जहाँ हेपेटाइटिस बी वी के पेशेंट में एक्सपोजर होते हैं जैसे, तो वो हीमोग्लोबिन हाइपर इम्यून ग्लोबिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी के? एनी क्वेश्चन? ट्रीटमेंट भी सेम है, हेपेटाइटिस ए की जो ट्रीटमेंट देते हैं वही देते हैं हेपेटाइटिस बी में। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बेड रेस्ट, लो फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कैलोरी डाइट, और एंटी एमेटिक्स और एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। देयर इज नो रोल ऑफ एनी एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग्स। रिकॉर्डिंग